नमस्कार साथियों, मैं अजय महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन का तैयारी आप कर रहे हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना आपके लिए तैयार किया जा रहा है दोस्तों। आप कम पढ़िए और सबसे ज्यादा जो है ना सटीक क्वेश्चन पढ़िए, वही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिला है? कब्रिस्तान जो R37 है, ये कहाँ से मिला है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन वैसे आपको उठा करके ला रहा हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिला है? तो कब्रिस्तान R37 जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है दोस्तों। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किससे है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कलिंग नरेश खारवेल हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है दोस्तों। किसको जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है, यही सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56(1)(a) के तहत देता है। 56(1)(a) के तहत देता है। क्लियर। राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56(1)(a) के तहत देता है। क्लियर। तो ये तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिया उपराष्ट्रपति को, लेकिन उपराष्ट्रपति किसको अपना अपना देगा त्याग पत्र? तो वो राष्ट्रपति को देगा। क्लियर। ये भी ध्यान में रखिएगा, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। क्लियर। स्पीकर किसको देता है त्याग पत्र? तो स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो वो जो अपना त्याग पत्र देता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। क्लियर। तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पहचानो। देखिए, मुझे पहचाने उपन्यास के लेखक कौन है? ये मुझे पहचानो के लेखक उपन्यास है। ये मुझे पहचानो के लेखक कौन है? तो ये संजीव है दोस्तों। कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक ये पहचानो है, पहचानो कर लीजिएगा। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक जो है संजीव है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज जो है फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1912 ईस्वी में किया था। विटामिन का खोज कब किया गया था? 1912 में फंक ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको केंद्रीय बजट बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट जो है किस अनुच्छेद के तहत है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 112 में वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद किस में है? 112 में वर्णन है। क्लियर। जबकि संयुक्त अधिवेशन का चर्चा जो है 108 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बांध। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि ये बिहारी बांध नहीं होगा, ये टिहरी बांध हो जाएगा। देखिए, गलत लिख दिया है, इसको टिहरी बांध कर दीजिएगा। टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? ये भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है दोस्तों। ये भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भिलांगना नदी है। देखिए, मिलांगना लिख दिया, इसको सही कर लीजिए आप लोग। भिलांगना
क्लियर हो गया होगा। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है। क्लियर हो गया होगा। तो टिहरी बांध कहाँ है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि HCl को जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में, HCl। क्लियर। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। कौन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने रामसर साइट है? बिहार में कितने रामसर साइट है? बिहार में जो है 3 रामसर साइट है दोस्तों। कौन कौन है? एक बेगूसराय में है कामर झील। पहला कौन था? कामर झील, जो कि बेगूसराय में है। दूसरा नागी एवं नकटी डैम कहाँ पड़ता है? ये जमुई में पड़ता है। बिहार के जमुई में पड़ता है नागी डैम और नकटी डैम। क्लियर। तो एक हो गया बेगूसराय में कामर झील, दूसरा हो गया नागी डैम कहाँ पर? जमुई में, और तीसरा भी नकटी डैम जमुई में है। अर्थात 3 जो है बिहार में रामसर साइट है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की ऊंचाई किससे मापा जाता है? वायुयान की ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो वायुयान की ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? बिहार विधान परिषद की स्थापना जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार विधान परिषद की स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसका पहली बैठक जो हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। इसका पहली बैठक जो हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अपकेंद्रीय बल पर काम करता है दोस्तों। अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर ये काम करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद का जो लेखक है वो अल-बरूनी है। कौन है? किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी है, जो कि मोहम्मद, ये अल-बरूनी जो है किताब उल हिंद का जो रचना किया था ये अरबी भाषा में लिखा है। ये किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। क्लियर हो गया होगा। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसीलिए जो है ना ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यही सब क्वेश्चन जब आपके दिमाग में सेट रहता है तो आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही करके आते हैं और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है और आप जो है समाज में प्रतिष्ठा का मान सम्मान बढ़ाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? विद्युत फ्यूज जो है किससे बना होता है? विद्युत फ्यूज शीशा एवं टीन का बना होता है। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? शीशा एवं टीन का बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? शीशा एवं टीन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स है। कौन है? सर विलियम जोन्स है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा जो उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चित्रा उपन्यास किसने लिखा है?
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। कौन थे? सर अली इमाम थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर अली इमाम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? वेलेस्ली ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो वेलेस्ली ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1912 का अधिवेशन हुआ वो पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का जो अधिवेशन हुआ ये बांकीपुर पटना में हुआ था, जो कि 27वां अधिवेशन था। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में, और ये पटना के बांकीपुर में हुआ था। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 607 आदमी ने भाग लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था और मद्रास में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ जिसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कर रहे थे तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। क्लियर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ वह तीसरा अधिवेशन था, जबकि 1887 ईस्वी में हुआ बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्लियर? तो पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें WC बनर्जी जो है उसकी अध्यक्षता क्या था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था, और दूसरा अधिवेशन 1886 में, और तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में, और चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में। क्लियर? तो चौथा अधिवेशन में जो है 1888 ईस्वी में हुआ था, और जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता किया था, जो कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को विलियम कर्जन बायली को किसने गोली मारकर हत्या किया था? 1 जुलाई 1909 ईस्वी को विलियम कर्जन बायली को किसने गोली मारकर हत्या किया था? तो विलियम कर्जन बायली को जो गोली मार दिया था वो मदन लाल ढींगरा थे। मदन लाल ढींगरा थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को विलियम कर्जन बायली को मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दिया था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह होना चाहिए। देखिए संस्थान लिख दिया है, ये संथाल हो जाएगा। संथाल विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और जो ये विद्रोह हुआ था इससे संबंधित नेता जो थे सिद्धू एवं कन्नू, चांद एवं भैरव थे। सिद्धू, कन्नू, चांद, भैरव ये चारों भाई थे जो कि इसका नेतृत्व कर रहे थे संथाल विद्रोह का। क्लियर?
ये संथाल परगना में हुआ था, जो कि भैगनाडी गांव में पड़ता है। इसी में जो है ये सिद्धू कन्हू नाम का जो दोनों भाइयों ने, 4 भाई थे, चांद भैरव भी थे, चारों भाइयों ने इसका जो है नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। क्लियर। जबकि बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, और वो 1895 ईस्वी में मुंडा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। क्लियर। इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बना था। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि बंगाल में जो क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन था वह अनुशीलन समिति था, जिसका स्थापना जो है 24 मार्च, कब किया गया था? 24 मार्च 1903 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 24 मार्च 1903 ईस्वी को किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 24 मार्च 1903 ईस्वी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की खोज करते हैं। पहला है 1946 का शाही नौसेना का विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कौन थे? गोलफ्रेड थे। ये गोलफ्रेड हो जाएगा, ये गर्लफ्रेंड लिख दिया है, गोलफ्रेड कर लीजिएगा आप लोग, गोलफ्रेड। 1946 का शाही नौसेना का विद्रोह के समय नौसेना जो अध्यक्ष थे वो एडमिरल गोलफ्रेड थे। क्लियर। ये सही है। दूसरा है 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1940 को आया था। यह बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। क्लियर। चौथा है मुस्लिम लीग की बैठक में कुल 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने माउंटबेटन योजना का विरोध किया था। यह बिल्कुल सत्य है। मुस्लिम लीग का जो बैठक हुआ जिसमें कुल 400 सदस्यों ने भाग लिया था, 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने माउंटबेटन योजना का विरोध किया था। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तो कौन सा असत्य मिल गया? ऑप्शन सी असत्य मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी हरिजन सेवक नामक पत्रिका को किस भाषा में प्रकाशित करते थे? गांधी जी हरिजन सेवक नामक पत्रिका को किस भाषा में प्रकाशित करते थे? तो हिंदी भाषा में प्रकाशित करते थे, जो कि पुणे से प्रकाशित होता था। ये जो गांधी जी का हरिजन सेवक नामक पत्रिका था ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था और ये पुणे से प्रकाशित होते थे। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। और कहाँ से प्रकाशित होते थे? पुणे से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल जिसको ब्रास बोलेंगे, पीतल ब्रास मिश्र धातु किसका बना है? पीतल जो ब्रास धातु है, ब्रास मिश्र धातु है, ये पीतल मिश्र धातु किसका बना होता है? कभी कभी ब्रास भी लिखता है, इसलिए हम ब्रास भी रख दिए हैं आपके नाम, आपके साथ। ठीक है। पीतल जो है मिश्र धातु है, किसका बना होता है? ये कॉपर और जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर और जिंक का बना होता है। कॉपर जो है इसमें 70% रहता है और जिंक जो है 30% रहता है पीतल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। जबकि कॉपर और टीन जो होता है, ये ऑप्शन सी जो देख रहे हैं, कॉपर और टीन जो होता है जिसमें 90-10 का रेशियो होता है,
और वो क्या रहता है, कांसा बनता है। इससे क्या होता है, कॉपर और टिन से कांसा बनता है। कांसा का जो बर्तन हम लोग देखते हैं वो 90 और 10 के रेशियो में रहता है। 90% कॉपर रहता है और 10% में टिन रहता है, जिसको हम लोग कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, कांसा को ब्रॉन्ज बोलते हैं और कॉपर और टिन से बनता है। जबकि पीतल जो बनता है वो कॉपर एवं जिंक का बनता है और कॉपर 70% रहता है और जिंक 30% रहता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ। डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था, 1867 ईस्वी में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे। उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में किया था। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्हीं के अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो है नोबेल प्राइज का प्रारंभ हुआ था 1901 ईस्वी में। क्लियर, जो कि आज भी जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। और नोबेल प्राइज जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं। पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं, तो पिक्रिक अम्ल जो है वो TNP कहलाता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं TNP को। अर्थात ये पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जो कि फिनॉल एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनता है। नाइट्रिक अम्ल, HNO3 मीन्स नाइट्रिक अम्ल, फिनॉल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से जो है क्या बनता है, TNP बनता है, जिसको TNP को जो है ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहा जाता है। क्लियर, ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की खोज करते हैं। पहला है, क्लोरीन गैस बनाने की डेकन विधि। क्लोरीन गैस बनाने की डेकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक का उपयोग होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक का उपयोग होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ये क्लोरीन गैस बनाने का डेकन जो विधि है उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्लियर। दूसरा है, अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में लोहे का चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का काम करता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। चौथा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में गर्म एल्यूमिना उत्प्रेरक का काम करता है। तो गर्म एल्यूमिना जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि में काम नहीं करता, अर्थात ये गलत है। क्लियर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में जो है उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण काम करता है। क्या काम करता है, प्लेटिनम चूर्ण काम करता है। जबकि गर्म एल्यूमिना जो काम करता है वो एल्कोहल से ईथर बनाने के समय जो है गर्म एल्यूमिना काम करता है उत्प्रेरक के रूप में। जब अल्कोहल से ईथर हम लोग बनाते हैं तो उस समय जो है उत्प्रेरक का जो काम करता है वो गर्म एल्यूमिना काम करता है। क्लियर हो गया होगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाते हैं हम लोग, उस संपर्क विधि में जो है प्लेटिनम चूर्ण का इस्तेमाल होता है। उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, प्लेटिनम चूर्ण काम करता है। क्लियर। तो इस तरह से वो सत्य जो है हमको डी मिल गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।